हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। एमए प्रीवियस ईयर हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी कौन सी? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, एमडीएसयू अजमेर। जैसा कि आपको पता है, एमए प्रीवियस ईयर के टाइम टेबल जारी हो चुके हैं और 7 मार्च को आपकी एक परीक्षा होने वाली है। कौन से पेपर की? इतिहास पेपर फर्स्ट। हाँ, 7 मार्च, बिल्कुल। हिस्ट्रियोग्राफी, कंसेप्ट, मेथड्स एंड टूल्स, यानी कि इतिहास दर्शन, विधियां, अवधारणा एवं साधन। सिलेबस आपने देख लिया होगा, पेपर का पैटर्न आपको पता होगा। आज की इस क्लास में हम देखने वाले क्या हैं कि इस पहले पेपर में जो लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, अति लघुतरात्मक जो आने वाले हैं, टोटल 10, और जिसके उत्तर हमें लिखने हैं 20 शब्दों में। उन प्रश्नों को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखते हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे एमए में। पहला प्रश्न है, इतिहास की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो इतिहास की व्युत्पत्ति से संबंधित यदि आपने पहले से ही प्रश्न तैयार कर लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार फिर देख लेते हैं, यदि आपने देखा नहीं है तो इतिहास की व्युत्पत्ति इन 3 शब्दों से मानी जाती है। इति धन है धन आस, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। एक आचार्य हैं, आचार्य हूण। आचार्य हूण की पुस्तक है निरुक्त भाष्य। कौन सी है? निरुक्त भाष्य। इस ग्रंथ में वो क्या कहते हैं, संस्कृत का एक श्लोक है, ज्यादा हमें भी समझ में नहीं आता है, कि इति हैव मासी दिति यत कथ्यते तत् इतिहास। रट लो तो अच्छा है, छाप देना यदि ये प्रश्न आए तो। दूसरा प्रश्न है, इतिहास की शब्द की जर्मन व्युत्पत्ति बतलाइए। जर्मन व्युत्पत्ति यानी कि जर्मन भाषा में इतिहास का मतलब क्या होता है? कौन से शब्द से इतिहास की जो उत्पत्ति है वो जर्मनी शब्द से हुई है? तो एक जर्मनी का शब्द है, जर्मन भाषा का गैसविच्टे, नाम है गैसविच्टे, जिसका अर्थ होता है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य। इतिहास में अंतिम शब्द का विशेष महत्व रहता है। इसी के साथ साथ हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? हमारे विश्व इतिहास के जनक या हिस्ट्री के जो फादर हैं, हेरोडोटस ने ही जो है इस शब्द का प्रयोग किया था, हिस्ट्री। और ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का, ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्तोदे। हिस्तोदे शब्द इतिहास के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता है, जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता है, हिस्तोदे शब्द। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द को गवेषणा एवं अनुसंधान के रूप में प्रयुक्त किया है। एक इतिहासकार है, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, सुना है तो अच्छी बात है, रेनियर। रेनियर नामक ये इतिहासकार है। इसने हिस्ट्री शब्द के प्रयोग के बारे में क्या कहा है? हिस्ट्री का इंग्लिश वर्ड तो आपको पता ही होगा, HISTORY। हिस्ट्री जो शब्द है, रेनियर ने हिस्ट्री को एक स्टोरी कहा है, यानी कि यहाँ HI को इसने छोड़ दिया और इसको क्या बोला है? स्टोरी के रूप में प्रयुक्त किया है। स्टोरी का मतलब आप समझते हो, हिंदी में कहानी, गाथा या फिर कथा कह सकते हैं। रेनियर ने हिस्ट्री से ही शब्द को अलग करके स्टोरी रूप में देखा है। तब ये मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होती कि इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द जो है, हिस्ट्री शब्द विकास कथाओं के अन्वेषण से संबंध है, यानी कि इसमें सारी कथाएं हैं। इतिहास को कहानी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन कौन से? अभी हमने रेनियर को देख लिया, इस रेनियर ने ही जो है इसको क्या कहा है? स्टोरी कहा है, यानी कि स्टोरी कहने वाले और कौन कौन से विद्वान हैं? तो इसमें आपके नाम आते हैं रेनियर, एक तो नाम आ गया रेनियर। इसके अलावा इतिहासकार हैं जिसके नाम आपने शायद नहीं सुने होंगे, सुने हैं तो अच्छी बात है, ट्रेवलियन, पेरिने, तुइजिंगा, ओलिवर कार्लाइल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो भारतीय हैं, ये प्रमुख रूप से हैं। एक ही है भारतीय, बाकी सारे विदेशी हैं। ये इतिहासकार जो हैं इतिहास को कहानी के रूप में परिभाषित करने वाले हैं, किया है इन्होंने। और अगला प्रश्न है, इतिहास को विशुद्ध विज्ञान कहने वाले जो हैं वो कितने नाम हैं, कितने विद्वान हैं जिसने इतिहास को विशुद्ध विज्ञान कहा है? तो इसमें कुछ है विद्वान, एक है वाल्टेर, वुल्फ, रांके, सीले, डार्विन, व्यूरी। ये प्रमुख इतिहासकारों के आप नाम ध्यान रखिएगा जिन्होंने इतिहास को एकदम विशुद्ध विज्ञान माना है। और इसी के अलावा एक आपने इतिहासकार का नाम सुना होगा, प्रोफेसर कार, EH कार जिसका नाम है। प्रोफेसर कार की इतिहास की परिभाषा लिखी है, यानी कि इसने इतिहास की परिभाषा किस प्रकार दी है? तो प्रोफेसर जो कार हैं इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है, वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच, फैक्ट्स, तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया और वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत
परिसंवाद है। ये EH कार की परिभाषा है, रट लीजिएगा इसको, समझ पाई है तो अच्छी बात है। इसी के साथ साथ यदि तथ्य के बारे में पूछ ले कि ऐतिहासिक तथ्य क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो क्या है, इस प्रकार के प्रश्न दिया जाता है। तथ्य क्या है और साक्ष्य क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, उनकी एक इंग्लिश डिक्शनरी है, उसके अनुसार बात करें तो ऐतिहासिक तथ्य क्या है। ये कहते हैं कि तथ्य अनुभव के वे आंकड़े होते हैं जो निष्कर्ष से भिन्न होते हैं। इतिहास में प्राय तथ्यों की जांच और परख तथ्य हस्तलेखों, दस्तावेजों आदि में प्राप्त होते हैं। साक्ष्य किसे कहते हैं? साक्ष्य एविडेंस, साक्ष्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबूत, गवाही या प्रमाण। और इसी ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार यदि बात करें तो साक्ष्य क्या है? साक्ष्य वह रेखांकन है जो अतीत और वर्तमान कालिक घटनाओं से संबंध ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इतिहासवाद का अर्थ बताइए। इतिहासवाद का प्रवर्तक पूछ ले तो कौन है? हिगल। हिगल का नाम आपने सुना होगा। हिगल ने इतिहासवाद शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किया है। सर्वप्रथम इतिहासवाद का जो प्रयोग है वो हिगल ने ही किया है। हिगल का नाम आपको पता होना चाहिए, इसने इतिहासवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। क्या होता है इतिहासवाद? तो परिवर्तन के नियम ने उस समाजशास्त्रीय नियम को जन्म दिया जिसे इतिहासवाद कहते हैं। यानी कि सब कुछ खेल किसका है? इस परिवर्तन का ही खेल है। परिवर्तन ने ही जो है समाज के सारे नियम बदले और इसी नियमों ने किसको जन्म दिया? इतिहासवाद को। यानी कि हम इतिहास का अध्ययन करने लगे, इतिहास से कुछ सीखने लगे, भविष्यवाणियां वगैरह करने लगे कि आगे ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था। इतिहासवाद के अध्ययन में सहायक 5 वाद हैं। उन वादों के नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। अवतारवाद, अनुभववाद, कारणतावाद, उपनिवेशवाद, आदर्शवाद। ये इतिहासवाद के अध्ययन में सहायक 5 वाद हैं, ध्यान रखिएगा। एक इतिहासकार का नाम आपने सुना होगा, कार्ल बेकर। कार्ल बेकर के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों की परिभाषा क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इसके बारे में पूछा है तो कार्ल बेकर ने क्या कहा है? ये एक इतिहासकार हैं, आपने नाम सुना होगा शायद। ऐतिहासिक तथ्य अतीतकालीन घटना नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य अतीतकालीन घटना नहीं है, अपितु एक प्रतीक है जो हमें कल्पना द्वारा उसके पुनर्निर्माण में समर्थ बनाती है। इतिहास से संबंधित अन्य विज्ञानों के नाम लिखिए। तो इतिहास से संबंधित बहुत सारे जो विज्ञानों के नाम हैं वो कौन कौन से हैं? तो नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, मुद्रा विज्ञान, अभिलेख शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा विज्ञान और कला। विश्व का प्रथम इतिहासकार कौन था? वही इतिहास का पिता हेरोडोटस, जिसका जन्म 484 ईसा पूर्व माना जाता है। इसने ही सबसे पहले इतिहास लिखने की कला को जन्म दिया। इतिहास के पिता हैं ये, विश्व के प्रथम इतिहासकार हैं हेरोडोटस। होमर एक इतिहासकार है, होमर की कृतियों के नाम लिखिए। इसने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे थे? 2 ही नाम ध्यान रखने हैं विशेष रूप से। एक तो है इलियड, दूसरी इसका जो महाकाव्य है वो है ओडिसी। और होमर जो है ये यूनान का प्राचीन कवि है। यूनान के कवियों के बारे में आपने सुना होगा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु सारे वहीं के हैं। तो ओडिसी और इलियड ये दोनों ध्यान रखना, यूनान की विश्व को महान देन है ये दोनों महाकाव्य। इलियड तथा ओडिसी ये होमर की कृतियां हैं, होमर के महाकाव्य हैं। और यूनान का ही एक और व्यक्ति अरस्तु नाम सुना होगा। अरस्तु के बारे में आप क्या जानते हैं? अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। यह महान दार्शनिक और वैज्ञानिक चिंतक था। इसने ही सर्वप्रथम प्राकृतिक चिंतन, प्राकृतिक विज्ञान का श्री गणेश किया था। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इसके बारे में बताने वाला जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? अरस्तु। एक इतिहासकार का नाम आपने सुना होगा, कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं हम इतिहास का लेखन क्यों करते हैं? भाई तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास लिखते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्यों लिखते हैं हम इतिहास लेखन का उद्देश्य बताना है एक इतिहासकार के अनुसार। कॉलिंगवुड ने क्या कहा है कि इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भावी पीढ़ी के लिए अतीत के मानवीय कार्यों को सुरक्षित रखना है। ऐतिहासिक साम्यवाद क्या है? ऐतिहासिक साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से मानवीय कार्यों का विश्लेषण संभव है। ऐतिहासिक साम्यवाद के 3 तत्व आपको ध्यान रखने हैं, आकस्मिकता, आवश्यकता और तर्क। एक ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक साहित्यिक रचना है जिसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास है और एक कश्मीर का एक कवि है कल्हण, इसने ही इसको लिखा था। एक प्रसिद्ध कवि है कश्मीर का, कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की। यह एक तरह से इतिहास से संबंधित ग्रंथ है।
इसमें एक शासक वंश का उल्लेख नहीं है, इसमें जो है पूरे कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर में जितने भी वंश आए उन सब का इतिहास जो है इसमें है। और भी यदि आपको जानकारी है इस ग्रंथ के बारे में तो आप वो छाप सकते हो। हालांकि 20 शब्द ही लिखने हैं, आपको ज्यादा नहीं लिखने हैं, छोटे प्रश्न ही हैं। राजस्थानी इतिहास में साहित्य में इतिहास से संबंधित कोई 3 ग्रंथों के नाम लिखो तो बहुत सारे ग्रंथ आपको पता होंगे। पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य, बिसलदेव रासो, खुमान रासो। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल आपको पता होगा, एक इतिहासकार है सल्तनत कालीन। इसका ग्रंथ आपको नाम ध्यान रखना है, तारीख-ए-मसूदी। अबुल फजल का ग्रंथ है तारीख-ए-मसूदी। ये टोटल 10 जिल्दों में है और 1909 तक गजनी वंश का जो इतिहास है वो इसमें लिखा गया है। इसी से संबंधित एक आपने सुना होगा नाम एक विद्वान का, अल बिरूनी। एक विदेशी यात्री था अल बिरूनी, आपके उज्बेकिस्तान से आया था अल बिरूनी। इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद अरबी भाषा का ग्रंथ है ये, और बाद में इसका फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था। आप इसके बारे में जानते होंगे, आप अन्य जानकारी भी लिख सकते हो। इस पुस्तक की भाषा वगैरह है तो इसके कितने अध्याय वगैरह वो भी आपको पता होंगे। एक इतिहासकार और है मिनाज-उस-सिराज। मिनाज-उस-सिराज एक इतिहासकार है, उसने ग्रंथ लिखा था, वो नाम आपको ध्यान रखना है, तबकात-ए-नासिरी। इस पुस्तक में टोटल अध्याय कितने हैं तो 23 अध्याय हैं। और इसमें किसका वर्णन है तो शासक एक सुल्तान हुए हैं इल्तुतमिश से लेकर के नासिरुद्दीन तक का जो है वर्णन है। इसके बाद में है अमीर खुसरो, और इसका भी आपने नाम सुना होगा। इसका जो जन्म हुआ था वो 1223 में उत्तर प्रदेश का एक स्थान है एटा जिले में, पटियाली गांव, यहाँ पर हुआ था। और वह हिंदी के अलावा अरबी, फारसी और तुर्की का भी विद्वान था। अमीर खुसरो के बारे में आप और जानते होंगे, वो भी आप इसमें छाप सकते हो। मुगल तुगलकनामा एक ग्रंथ है। तुगलकनामा में किसका उल्लेख है तो तुगलकनामा एक ग्रंथ है, ऐतिहासिक मसनवी है, यही ग्रंथों के प्रकार में आती है मसनवी। इसमें गयासुद्दीन तुगलक एक शासक है तुगलक वंश का। गयासुद्दीन तुगलक की खुसरो पर विजय का वर्णन है। यह अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति है। अमीर खुसरो की एक कृति है, यानी कि इस तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख रचना कौन सी है तो तारीख-ए-फिरोज शाही इसने लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक के काल में। उसने यह पुस्तक जो है 1357 में पूरी की। इसमें बलबन के शासन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का जो है वर्णन है। एक इतिहासकार का नाम आपने सुना होगा, यहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये एक इतिहासकार था और इसका ग्रंथ का नाम ध्यान रखना है, तारीख-ए-मुबारक शाही। सैयद वंश का इतिहास जानने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक यात्री का नाम आपने सुना होगा, विदेशी यात्री इब्न बतूता, जो मोरक्को दक्षिण अफ्रीका से आया था। इसकी किताब है रहला, है ना, किताब उल रहला। रिहला नाम सुना होगा आपने, रिहला की रचना की 1333 में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आया था। और ये जो ग्रंथ है रिहला, ये अरबी भाषा का है। एक इतिहासकार का यानी कि यूरोपीय यात्री का नाम सुना होगा जिसने चीन और भारत की यात्रा की थी। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार हम बोलते हैं इसको, मार्को पोलो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। हालांकि यात्रियों का राजकुमार तो हम वैनसांग को बोलते हैं। मार्को पोलो ये वेनिस इटली का यात्री था और इसने भारत और चीन दोनों का ही भ्रमण किया था। और इसने अपने यात्रा वर्णन में भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट का विस्तार से वर्णन किया है। एक ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, बाबरनामा, जिसको हम तुजू के बाबरी भी बोलते हैं। ये बाबर ने खुद लिखी थी तुर्की भाषा में, और इसका बाद में अब्दुल रहीम खाना ने जो है फारसी अनुवाद करके अकबर को भेंट किया था। इसने अकबर को भेंट दी थी इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद करके। अबुल फजल की प्रसिद्ध रचना अकबरनामा, जिसका तीसरा भाग कौन सा है, आईने अकबरी, ये अबुल फजल की प्रसिद्ध रचना है। इस ग्रंथ से अकबर के शासनकाल की पूरी जानकारी जो है हमें मिलती है। एक बदायूनी का नाम सुना होगा आपने, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसकी रचना है मुंतखब-उत-तारीख। मुंतखब-उत-तारीख जो है बदायूनी की रचना है। इस पुस्तक में गजनवी काल से लेकर अकबर के शासन काल तक का जो वर्णन है वो दिया गया है। एक इतिहासकार का नाम आपने सुना होगा, खफी खां। खफी खां का मूल नाम था हासिम अली खां और इसकी जो रचना है वो है मुंतखब-उल-लुबाब। और इस ग्रंथ में तैमूर वंश का जो पूरा इतिहास है वो बताया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को लिखने वाले पश्चिम लेखकों में कौन कौन से हैं, उसके किसी 3 के नाम आपसे पूछ ले तो वो आपको बताने हैं, जिन्होंने मध्यकालीन भारत की स्थिति का वर्णन जो है अपनी पुस्तकों में किया है, विवरण दिया है।
तो इसमें से प्रमुख नाम आते हैं निकोलस विशिंगटन टेवर्नियर, यानी कि टेवर्नियर फ्रांसीसी यात्री, पिएत्रो डेला वाले और एक फ्रांस का और यात्री फ्रांसवा बर्नियर। ये जो है यात्री हैं जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। एक देश का नाम आपने सुना होगा ईरान। ईरान के इतिहास की जानकारी का जो मूल स्रोत है वो कौन सा है? अवेस्ता। अवेस्ता ग्रंथ के बारे में आपने सुना होगा। हेरोडोटस के इतिहास से भी जो है कुछ जानकारी हमें मिलती है ईरान के इतिहास की, यानी हेरोडोटस ने भी ईरान के बारे में कुछ लिखा है और अवेस्ता ग्रंथ से प्रमुख रूप से जो है ईरान के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये मूल स्रोत है ईरान के इतिहास की जानकारी का। हकामनी साम्राज्य का नाम आपने सुना होगा। हकामनी साम्राज्य, हकामसी नहीं है, हकामनी। हकामनी साम्राज्य प्रमुख रूप से तो ईरान में ही है। बाकी जो प्रमुख देश हैं, बेबीलोनिया जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग, दक्षिण में एक नगर था बेबीलोन, और मीडिया, फिनिशिया, यहाँ पर कुछ नाम अलग हो सकता है, फिनिशिया, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र, एशिया माइनर, वैदिक काल में हम पढ़ते हैं, यहाँ से एक अभिलेख में मिला था। भारत का कुछ क्षेत्र भी इसमें आता है हकामनी साम्राज्य का। यूनान के कुछ प्रदेश जो है इसमें सम्मिलित थे। हाँ, एक है प्रत्यक्षवाद। अब कुछ यहाँ पर सिद्धांत आएंगे तो उन सिद्धांतों के जो कौन थे, उनको सिद्धांतों को देने वाले, उनके प्रवर्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं सिद्धांत। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म क्या है? तो आध्यात्मिक दर्शनवाद है। ये क्या है? प्रत्यक्षवाद आध्यात्मिक दर्शनवाद है। जिसका प्रवर्तक कौन था? एक नाम सुना होगा आपने, काम्टे का तो जरूर सुना होगा। काम्टे इसका प्रवर्तक था। इसकी सभी अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित है। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक। एक और सिद्धांत है द्वंदात्मक भौतिकवाद। ये तो आपने सुना ही होगा, मार्क्स का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स द्वारा चलाया गया था ये द्वंदात्मक भौतिकवाद। वर्ग संघर्ष वगैरह आपने सुने होंगे इससे संबंधित। इसका आधार हिगल का द्वंदात्मक भौतिकवाद है। यानी कि मार्क्स ने जो है ये सिद्धांत दिया, ये किसके आधार पर दिया? तो हिगल का एक सिद्धांत आता है द्वंदात्मक भौतिकवाद, इसी के आधार पर दिया था इसने ये सिद्धांत। अब कुछ प्रश्न और हैं। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? तो राष्ट्र शब्द में जनमानस की भावनात्मक एकता का भाव निहित है। एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, बर्गेस ने लिखा है कि राष्ट्र एक ऐसी राष्ट्रीयता है जो राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित तथा स्वतंत्र हो या स्वतंत्र होने की इच्छा रखती हो। गिलक्राइस्ट ने भी कुछ कहा है कि राष्ट्रीयता तथा राज्य मिलकर राष्ट्र बन जाता है। और राष्ट्रीयता शब्द की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। जे.एस. मिल एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा है कि मानव जाति का एक भाग राष्ट्रीयता कहा जा सकता है यदि वह सामान्य सहानुभूति द्वारा जो है परस्पर जुड़ा हुआ हो तो। एक ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स का ही है, दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। मार्क्स के अनुसार राज्य को परिभाषित कीजिए। अब राज्य की परिभाषा आपको इन इतिहासकारों के अनुसार भी पता होनी चाहिए। राज्य की परिभाषा देते हुए क्या कहता है मार्क्स? राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। लेनिन एक इतिहासकार नाम सुना होगा। इसने साम्राज्यवाद की क्या परिभाषा दी है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है। और अब पूछ ले कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर क्या है? तो साम्राज्यवाद तो अधिक संगठित है, अधिक इसमें सैनिक हैं और अधिक जानबूझकर की गई सैनिक आक्रामक कार्यवाही है। परंतु उपनिवेशवाद क्या है? धीरे धीरे अधिकार जमाने की नीति है। साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में यदि आपको अंतर बताना है तो क्या करोगे आप? साम्राज्यवाद किसी प्रबल सेनापति के नेतृत्व में जन्म लेता है, जबकि नव साम्राज्यवाद किसी राज्य विशेष की राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने अथवा शोषण की इच्छा है। सबाल्टर्न के प्रतिपादक कौन है? एक सिद्धांत है सबाल्टर्न। इसके प्रतिपादक कौन है? रणजीत गुहा। कौन है? रणजीत गुहा। और रणजीत गुहा ने दलित समुदाय में जागरूकता लाने का कार्य किया था। दलित समुदाय में जागरूकता लाने का कार्य किया था। उत्तर आधुनिकता क्या है? तो उत्तर आधुनिकता से संबंधित फ्रांसवा लियोतार्ड ने कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद सत्य को जानने के अंतिम आधारों एवं तर्कों के सभी प्रयासों की पकड़ से परे है। उत्तर आधुनिकता ऐसे आश्चर्यपूर्ण वृत्तांतों का संग्रह है जो वर्णनाहीत है। ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत के मूल आधार क्या हैं? ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत के मूल आधार क्या हैं? तो कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। इसने ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत के मुख्य आधार तत्वों को बताया है। दो हैं। एक है समाज में अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन तथा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन। दूसरा है बच्चों का जन्म तथा उत्पादन। ये दो मूल आधार हैं, मूल तत्व हैं। हेगल का द्वंदात्मक क्या है? द्वंद्ववाद। हेगल का
द्वंद्ववाद क्या है? मार्क्स का था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हिगल का द्वंद्ववाद सिद्धांत जो है वो क्या है? तो हिगल के द्वंद्ववाद पर प्रकाश डालते हुए एक इतिहासकार है फिलिप्स डायल। फिलिप्स डायल ने क्या लिखा है कि द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा हिगल ने ऐसी व्यवस्था लागू की जिसके द्वारा मस्तिष्क इस विचार की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकता है। उसने बतलाया कि अच्छाई का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि बुराई भी है, बुराई का अस्तित्व है, अच्छाई का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि बुराई का भी अस्तित्व है। हिगल ने द्वंद्ववाद के 3 तत्व बताए थे, कौन कौन से? पहला है विरोधी तत्वों के संयोग से विचारों में संतुलन बना रहता है। विरोधी शक्तियों का संतुलन सदैव गतिशील रहता है और संतुलन की गतिशीलता परिवर्तन का मार्ग खोलती है। एक इतिहासकार का आपने नाम सुना होगा, स्पेंसर, समाजशास्त्री भी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज व्यवस्था के बारे में क्या बताया है? तो स्पेंसर का कहना है कि समाज भी अन्य जीवों की तरह एक जीवंत अवस्था है। समाज भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। धर्म, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति, विवाह, परिवार और कानून सब जो है समाज के अंग हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोतंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक और अजैविक संगठकों से होती है। ये अपेक्षाकृत स्तर या सम स्थिति में होता है। अब वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए। तो एक इतिहासकार के अनुसार थॉमस मैथ्यू ने जो है इसकी परिभाषा दी है। वैश्वीकरण अर्थशास्त्री है ये। वैश्वीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीमा पार क्रियाओं की वृद्धि तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के संयोग से घटित होती है तथा विश्व स्तर प्रेषण में सहायक होती है। विश्व स्तर प्रेषण में भी सहायक होती है। वैश्वीकरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यवसायिक संस्थाओं का आकार बहुत बड़ा हो जाता है इसके कारण, और क्योंकि इनका व्यवसायिक क्षेत्र कुछ देश में होकर अनेक देश होते हैं, अतः ये बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। वैश्वीकरण की नीति से सामाजिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्वीकरण की नीति के कारण सामाजिक क्षेत्रों में भी भारी विनियोग होता है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण आदि पर भारी राशि विनियोग की जाती है। वैश्वीकरण की नीति का आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे बड़े उद्योगों में प्रत्यक्ष रोजगार कम हो सकते हैं, किंतु परोक्ष रोजगार और सेवा क्षेत्र में रोजगार अधिक उपलब्ध होते हैं। कुटीर उद्योगों में भी जो है रोजगार बढ़ता है। भूमंडलीकरण की नीति का दुष्प्रभाव बताना है आपको। भूमंडलीकरण की नीति अपनाने से व्यवसाय में गलाकाट प्रतिस्पर्धा जो है जन्म लेती है, जिससे अनेक संस्थाएं प्रतिस्पर्धा की आंधी में समय से पूर्व ही समाप्त हो जाती हैं। वाल्टेयर ने इतिहास के संबंध में अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया है? वाल्टेयर के अनुसार इतिहास तथ्यों का वृत्तांत, तथ्यों का मूल्यांकन तथा तथ्यों के सामान्यीकरण के अतिरिक्त अपने आप में एक दर्शन भी है। आधुनिक काल में सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान है ये वाल्टेयर। इसने इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। आधुनिक काल में सबसे पहले इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? तो वो वाल्टेयर है। कौन है? वाल्टेयर। इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया है? वाल्टेयर ने सबसे पहले आधुनिक काल में। इतिहासकार E.H. कार ने इतिहास को किस प्रकार परिभाषित किया है? हालांकि हम देख चुके हैं। इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच संवाद है तथा इतिहासकार का मुख्य काम वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन करना है। जॉन डीवी की इतिहास के स्वरूप के संबंध में क्या मान्यता है? तो जॉन डीवी का नाम भी आपने सुना होगा, जॉन डीवी की मान्यता अनुसार इतिहास का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकासशील रहता है। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे संस्कृति किसे कहते हैं? तो एक व्यक्ति के अनुसार, E.V. टेलर के अनुसार, संस्कृति उन समस्त वस्तुओं के समूह को बोलते हैं जिनमें ज्ञान, धार्मिक विश्वास, कला, नैतिक कानून, रिवाज और वे सब योग्यताएं सम्मिलित होती है जिन्हें कोई मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है। और सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। सभ्यता किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है, जबकि संस्कृति उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन नहीं है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये तो आपको पता ही है, बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हो आप। इसकी महान विशेषताओं में बात करें तो सहिष्णुता। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता और प्रेम भाव पाया जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था, ये तो आपको पता ही है। वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की एक जीवन व्यवस्था है, जिसके अनुसार श्रम विभाजन हेतु 4 वर्णों का जो है उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की गई है।
पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इससे क्या मतलब है? भारतीय धर्म और संस्कृति के अनुसार प्राणी की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। अच्छे कर्म करने वाला श्रेष्ठ योनि में जन्म लेता है, बुरे कर्म करने वाला बुरी योनि में जाता है, वहां जन्म लेता है, हेय योनि में जन्म लेता है। भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? तो भारत का प्राचीन ऐतिहासिक नाम क्या है? भारतवर्ष है। महाभारत के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, और इसी भरत के नाम पर क्या नाम पड़ा भारत का? भारतवर्ष। भारतवर्ष में कौन कौन सी जाति के निवासी जो हैं? तो इसमें आर्य हैं, द्रविड़ हैं, सब्बर हैं, पुलिंद हैं, भील हैं, मांड हैं, संथाल हैं, मुंडा हैं, है ना, ये मांड। प्राचीन समय में ईरानी और देखो विदेशी भी, कुछ विदेशी जातियों के निवासी भी हैं जो है इसमें हैं। वो है प्राचीन समय में ईरानी, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण जाति के जो लोग थे वो बाहर से आए थे। आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जिसका तात्पर्य दीर्घायु का विज्ञान है। इसमें 8 भाग हैं: शल्य, सकाल्य, कार्य चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्या, अंगद, तंत्र, रसायन, बाजीकरण। यानी कि आयुर्वेद जो हमारा है, ऋग्वेद का जो है ना, हाँ आयुर्वेद, ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली है। और यानी कि इसमें दीर्घायु का विज्ञान है कि कैसे बड़ी उम्र जो है हम कर सकते हैं, लंबे समय तक जीवित कैसे रह सकते हैं। तो इसके टोटल 8 भाग हैं जिसमें ये सारी आयुर्विज्ञान की जो बातें हैं वो इसमें हैं आयुर्वेद में। शल्य, सकाल्य, कार्य चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्या, अंगद, तंत्र, रसायन और बाजीकरण। इतिहास में नव हेगलवादी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये बेनेडेटो क्रोसे ने, यानी क्रोसे आपने नाम सुना होगा, क्रोसे शॉर्ट में बोलते हैं क्रोसे, पूरा नाम है बेनेडेटो क्रोसे। बेनेडेटो क्रोसे ने इतिहास के नव हेगलवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उसने इतिहास को वर्तमान की यथार्थता बतलाया। इस प्रकार क्रोसे ने इतिहास और दर्शन में अनन्य संबंध बतलाया। इस प्रकार क्रोसे ने इतिहास और दर्शन में अनन्य संबंध बतलाया है। समाजशास्त्र की आत्मा इतिहास दर्शन है, यह किसने कहा था? पालवार्थ ने उक्त कथन कहा था। ये किसने कहा था कि समाजशास्त्र की आत्मा जो है वो इतिहास दर्शन है? ये पालवार्थ ने कहा था। पालवार्थ ने क्या कहा था? पालवार्थ जो है ये जर्मनी का प्रसिद्ध समाजशास्त्री और इतिहासकार था। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? ये हम तो रोजाना पढ़ते ही हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे विशाल नगरों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन बहुत ही ज्यादा उन्नत और समृद्ध था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। अनेक शिल्प और व्यवसाय भी इस समय विकसित हो गए थे। जुलाहे, रंजक, स्वर्णकार, लोकार, रत्तकार, कुंभकार, नर्तक, गायक आदि भी जो है इसमें थे। बुद्ध काल में भारत में कौन कौन से व्यवसाय थे? दास प्रथा, बावर्ची, कल्पक, नहायक, हलवाई, मालाकार, रंजक, रंगरेज, नलकार, कुंभकार, स्वर्णकार, लोकार, कृषक, गणक, ये सारे व्यवसाय बुद्ध काल में थे। श्रेणी गिल्ड किसे कहते हैं? तो मौर्य युग में कृषक, शिल्पी और ये व्यापारी, ये जो होते थे अपने संगठन बना लेते थे और अपने संगठनों में ही क्या रहते थे? संगठित रहते थे, इनके ग्रुप होते थे, उसी को श्रेणी कहा गया है। कुंभकार, लोहार, वृद्धा की आदि शिल्पियों के संगठनों को भी हम श्रेणी बोल सकते हैं। मेगस्थनीज के बारे में आपने सुना ही होगा। मेगस्थनीज चीन का तो नहीं होगा शायद। मेगस्थनीज जो है ये यूनान का यात्री था, है ना, यूनान से सेल्यूकस का जो है उसका था, है ना, सेल्यूकस ने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने। उसने भारत में मौर्य काल की स्थिति का उल्लेख किया है। उसने बतलाया कि मौर्य काल में कृषि उत्थान अच्छा था, यहाँ सभी तरह का अन्न उत्पादित होता था। मेगस्थनीज को आपने सेल्यूकस का नाम सुना होगा। हेलेना की जब शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तब सेल्यूकस ने जो है इसको भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने, जो सिकंदर का सेनापति था। कौटिल्य कौन था? चाणक्य के बारे में पूछा है। इसने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। वैदिक युग में धार्मिक मान्यता किस प्रकार की थी? तो लोग जो हैं वो धर्म को अधिक महत्व देते थे, उनमें धार्मिक विश्वास बहुत अधिक था। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैन धर्म के साहित्य के बारे में पूछ ले तो बहुत सारे जैन धर्म को चलाने वाले कौन थे? महावीर स्वामी। हालांकि ये 24वें तीर्थंकर थे। पहले जो तीर्थंकर थे उन्होंने ही जो है इसकी स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी थे। यदि पहले तीर्थंकर की बात करें तो वो आदिनाथ जी थे, जिसको हम ऋषभ देव जो है बोलते हैं। और जैन लोगों के धार्मिक साहित्य को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और विविध प्रासंगिक जो है इसमें आते हैं।
बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की बात कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार, सम्यक समाप्ति। ये बौद्ध धर्म ने जो है धर्म का मध्यम मार्ग अपनाया था। शैव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय का आपने नाम सुना होगा और इसके प्रवर्तक थे लकुलिस। पुराणों के अनुसार उसे शिव का अवतार माना जाता है लकुलिस को। लकुलिस ने पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना लिखी थी। पंचाध्यायी की लकुलिस ने की थी और अष्टाध्यायी आपने नाम सुना होगा, उसकी किसने की थी? कमेंट करके जरूर बताना अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। शिव को वैदिक देवताओं में माना जाता था। शिव को वैदिक देवताओं में माना जाता था। एक प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में किस तत्व विशेष की प्रधानता रही है? तो भारतीय संस्कृति में किस तत्व विशेष की प्रधानता रही है? भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज एवं संस्कृति में धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। वर्णाश्रम कौन कौन से हैं? क्या वर्तमान में उनका अस्तित्व है? भारतीय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और सम्यक जीवन के लिए 4 आश्रम भी हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था का कुछ महत्व है, परंतु आश्रम व्यवस्था तो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो उत्तर भारत की प्रांतीय भाषाएं, दक्षिणी भारत के पश्चिमी भाग की भाषाएं। इनमें हम कह सकते हैं असमिया, बंगाली, उड़िया, हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, लहंदा, गुजराती, मराठी। और हिंदी मराठी की बात करें तो ये दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं की बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और इनकी वर्णमाला जो है संस्कृत और ब्राह्मी लिपि का ही रूपांतरण है। नागार्जुन के बारे में आपने सुना होगा, रसायन शास्त्री था और इसने बहुत से ग्रंथों की रचना की, जिसमें से लौह शास्त्र, आरोग्य मंजरी, रूप रत्नाकर, योग सार, रसेंद्र मंगल जो हैं ये नागार्जुन के ग्रंथ हैं। भास्कराचार्य का भी नाम आपने सुना होगा, खगोल शास्त्री थे। इनका ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि। और पृथ्वी चपटी नहीं गोल है, ये इन्होंने ही बताया था। आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा, एक ज्योतिष थे और इनका जन्म 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका ग्रंथ है आर्यभट्टियम। ब्रह्मगुप्त का नाम आपने सुना होगा, ये एक ज्योतिषी था। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इसने लिखा था और इसकी ग्रंथ की रचना 630 ईस्वी के आसपास की थी और इसका दूसरा ग्रंथ था खंड खद्य। वरामिहिर का नाम सुना होगा, एक ज्योतिषी है और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल है। इसने 4 ग्रंथ लिखे थे। पंच सिद्धांति का इसका ग्रंथ है, जैसे वृत्त संहिता जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। और इन्होंने सबसे पहले भारतीयों को दशमलव इसकी जो है इस दशमलव के सिद्धांत से परिचित करवाया। आयुर्वेद के 4 विद्वान कौन हैं? चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और शारंगधर। इतिहास को विज्ञान कहना कहां तक उचित है? हालांकि इतिहास विज्ञान है या नहीं, इतिहास कला है या विज्ञान, इस प्रकार के बड़े प्रश्न भी आ जाते हैं, तो छोटे प्रश्नों में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। जब आप बड़े प्रश्न जब हम तैयार करेंगे तो छोटे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतिहास भी विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की ही भांति इसका भी सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। इतिहास में परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का संकलन, सामग्री का वर्गीकरण, सत्यापन एवं सामान्य नियम संभव है। इतिहास कला कैसे है? आर्ट हम कह सकते हैं इतिहास को। कला उस ज्ञान को कहते हैं जो ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करके, अच्छाई बुराई का निर्णय करके समाज को अच्छाई की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इतिहास में ऐसा होता है, इसलिए इतिहास कला है। इतिहासकार का नाम है प्रोफेसर कार ने इतिहास के क्षेत्र में क्या कहा है? प्रोफेसर कार ने अतीत और वर्तमान के मध्य अनवरत परिसंवाद के रूप में कहकर इतिहास के क्षेत्र को व्यापक बनाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि इतिहास का क्षेत्र विज्ञान की तरह ही विस्तृत है। कॉलिंगवुड ने क्या कहा है इतिहास के क्षेत्र में? तो कॉलिंगवुड के विचारों में इतिहास का क्षेत्र मानव के चिंतन का क्षेत्र है। मानव के चिंतन का क्षेत्र है, कॉलिंगवुड ने ऐसा कहा है। मानव ने अपनी बुद्धि और विज्ञान का प्रयोग करते हुए बौद्धिक नियोजन से मानवीय सभ्यता को गति प्रदान की है। रेनियर ने इतिहास की विषय वस्तु कहानी तक, इस इतिहास की विषय वस्तु कहानी तक सीमित करके इतिहास के क्षेत्र को सीमित करने का प्रयास किया है। हमने पहले ही बोला था, रेनियर के बारे में हमने पढ़ा था। स्टोरी से इसने क्या किया है? स्टोरी को अलग कर दिया है, यानी कि ही को अलग कर दिया है। वही इसने कहानी बताया है। उसके अनुसार इतिहास एक कहानी है, न कहानी से अधिक है और न ही कहानी से कम है। इतिहास तो सिर्फ कहानी है। इतिहास में तथ्यों से संबंधित, फैक्ट से संबंधित 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से 4 ध्यान रख लो, बहुत हैं। इतिहासगत तथ्यात्मक वैचारिक सिद्धांत, ऐतिहासिक तथ्यों का व्यक्तिवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक तथ्यों का समाजवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक तथ्यों का अनुदारवादी सिद्धांत, सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिद्धांत। साक्ष्य और तथ्य,
एविडेंस और फैक्ट क्या है? सामान्यतः तथ्यों को ही हम क्या बोलते हैं? साक्ष्य। साक्ष्यों का अन्वेषण नहीं अपितु साक्ष्यों की खोज की जाती है। किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने वाले रेखांकन को क्या बोलते हैं? साक्ष्य। इतिहास का समाज शास्त्र से क्या संबंध है? हालांकि इस प्रश्न को हम बड़े रूप में भी पढ़ेंगे। इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध है, तो उसमें समाज शास्त्र भी आएगा, हालांकि छोटे रूप में आप यहाँ ध्यान रख सकते हो। इतिहास और समाज शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। समाज शास्त्रियों ने ऐतिहासिक अध्ययन में बड़ा योगदान दिया है। इस संबंध में ऑगस्ट काम्टे तथा कार्ल मार्क्स का विशेष जो है नाम उल्लेखनीय है। प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो ये भी हम बड़े प्रश्न में तैयार करेंगे। जैसे आप ध्यान रख सकते हो, प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल, वेद, उपनिषद, दर्शन, महाकाव्य काल में रामायण, महाभारत और साकेत, बौद्ध काल में विनय पिटक है, धर्म पिटक, जातक है ना, जैसे विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 होते ही हैं। और मौर्य काल में बात करें तो मेगस्थनीज की इंडी का ध्यान है आपको, कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र भी आपको पता होगा। इस प्रकार प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास स्रोतों के भंडार हैं। और विको का नाम तो आपने सुनी होगा, जियांबतिस्ता विको, इसका पूरा नाम है जियांबतिस्ता विको। विको का नाम तो हमने सुना ही है। ये इटली का एक दार्शनिक और इतिहासकार था। विको का जो जन्म है वो इटली के नेपल्स नगर में हुआ था। शहर है नेपल्स नगर इटली का, वहीं पर इसका जन्म हुआ था विको का। विको ने 1725 में नवीन विज्ञान का जो सिद्धांत है ये दिया था। इसके अलावा इसका चक्रीय सिद्धांत हमने पढ़ा होगा, चक्रीय सिद्धांत हमने पढ़ा है। आधुनिक इतिहास में विको का मुख्य योगदान है, चक्रीय सिद्धांत इसका ही है। और चक्रीय सिद्धांत किसका है? जियांबतिस्ता विको का। इसके अनुसार मानव सभ्यता कुछ निश्चित विकास के चरणों से गुजरती है। जैसे पहले जन्म होता है, फिर वो अपनी अच्छी स्थिति में आता है, परिपक्व होता है, फिर साहित्य वगैरह लिखता है। चंद बरदाई कौन था? ये राजस्थानी कवियों के नाम आपको पता होंगे। हाँ, 100 प्रश्न हो गए, लेकिन 2-3 और हैं, 104 तक होंगे शायद। चंद बरदाई राजस्थानी भाषा का लेखक था। उसने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा था, जिसमें चौहान राजपूतों की उत्पत्ति और उनके साहसिक कार्यों का उल्लेख मिलता है। जयानक का नाम आपने सुना होगा, जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। ये जयानक है ना, जयानक नाम तो सुना ही होगा, जयानक। इसमें उसने राजस्थान के चाहमान शासक पृथ्वीराज के शौर्य का उल्लेख किया है। यह कश्मीर का रहने वाला था। विल्हण का नाम आपने सुना होगा। विक्रमादित्य छठे का उल्लेख किया है। विक्रमादित्य 6 हुए हैं, जिसमें से विक्रमादित्य 6th का जीवन चरित्र विल्हण ने लिखा था। यह भी कश्मीर में ही पैदा हुआ था। सोमेश्वर प्रथम कल्याणी के राजा के संरक्षण में रहा था। इस प्रकार ये जो प्रश्न हैं टोटल 104, हालांकि 100 लिखा हुआ है ऊपर, ये हमने कंप्लीट किए हैं। आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे कुछ आपके लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। यदि ये आपको पूरी टेबल अच्छी लगी है, पूरी सारणी अच्छी लगी है, पूरी जो ये सीरीज है अच्छी लगी है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हम हाजिर करेंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ, वो कमेंट जरूर करना कि अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता कौन है। धन्यवाद।